हेलो। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उससे मैं सबसे फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। देन उसके बाद हम अपने स्टडी किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में कुछ ड्रॉबैक्स थे जो बोर ने प्रपोज किया। बोर के अकॉर्डिंग जो भी कंसेप्ट थे वो एक्चुअल में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वहाँ पर जो भी ड्रॉबैक थे वो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्लियर किए। तो बोहर ने नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल इन्होंने प्रपोज किया 1913 में। 1913 में इन्होंने अपना ये मॉडल प्रपोज किया। और किस लिए प्रपोज किया? जो भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में या उसके एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए। तो सिंपली हम बोल सकते हैं टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल में या इसमें कुछ पोस्टुलेट्स आएंगे, तो वो पोस्टुलेट्स अपन वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मीन्स जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। All the positive charge is present in the nucleus, मीन्स पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ द एटम, एंड इट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेंटर में। उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोस्टुलेट। देन आते हैं अपन सेकंड पोस्टुलेट पर, जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसका सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है। तो सेकंड पोस्टुलेट्स हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ जो थे उनको अपन ऑर्बिट बोल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ऑर्बिट में। और ये ऑर्बिट कैसे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। इन ऑर्बिट्स के साथ में या इन ऑर्बिट्स का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगा, या इन ऑर्बिट्स के साथ कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होगा, ठीक है। मीन्स कोई भी ऑर्बिट हुआ, जितने भी ऑर्बिट होंगे सबकी अपनी अपनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्टेशनरी ऑर्बिट एंड ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड with definite amount of energy, ठीक है। तो जो सेकंड पोस्टुलेट्स है वो ऑर्बिट्स की एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब देखो, मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर प्रेजेंट होगा उस ऑर्बिट की जो भी एनर्जी होगी वही एनर्जी किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की। ये जो ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स को बोर ने कुछ नेम असाइन कर दिया, और वो नेम है दीज ऑर्बिट्स आर डेजिग्नेटेड एज these orbits are designated or known as K, L, M, N and so on। मीन्स अगर फर्दर हम आगे देखेंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा, और इन्हीं ऑर्बिट्स को जो नंबर है वो भी हम बोल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 and 4 एंड so। अब देखो, न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में। और ये ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट होगा। तो इनको हमने
साइन कर दिया है के एल एम एन और 1 2 3 एंड 4। अब जस्ट सिंपली हम यहाँ पर देखें कि जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में प्रेजेंट होगा और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल और शेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाओगे या डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिट का नंबर भी इंक्रीज होती जाएगा, ठीक है। साथ में जब आप सिंपली बोल सकते हो जैसे ये के शेल होगा या के ऑर्बिट होगा, ये एल शेल होगा। फर्दर जब आप इंक्रीज करते जाओगे तो नेक्स्ट एम और एन आता जाएगा। मीन्स ये फर्स्ट शेल हो जाएगा, ये सेकंड शेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब अभी हमने बोला है सेकंड पोस्टुलेट में कि हर एक ऑर्बिट के साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जब हम मूव कर रहे हैं या ये डिस्टेंस जब इंक्रीज होती जाएगी तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, लार्ज और ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ये सेकंड पोस्टुलेट्स हो जाएगा अपना। तो वो भी आप साथ में बोल सकते हो, लार्जर द नंबर ऑफ शेल या ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस larger will be the value of energy। तो ये अपने पास सेकेंड पोस्टुलेट हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी के बारे में, जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में। देन आते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट पर। अब देखो जो थर्ड पोस्टुलेट्स हैं वो बात करता है ऑर्बिट के बारे में। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। इन स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। इस स्टेशनरी ऑर्बिट को जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं कर रहा है या अपने एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, एमिट नहीं कर रहा है, रेडिएट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में इस स्टेशनरी ऑर्बिट को अपन क्या बोल देते हैं, या इस इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होगी उस कंडीशन में उसको अपन बोल देंगे ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्टेशनरी ऑर्बिट, सॉरी, and it does not lose energy, does not lose energy। तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोल देंगे, ग्राउंड स्टेट। इट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट। ये हो जाएगा थर्ड पोस्टुलेट। फिर आता है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पोस्टुलेट में बोर्ड ने क्या बोला वो हम देखते हैं। देखो जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल रही है या जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन कैन emit or absorb energy, emit or absorb energy in the form of radiation। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो किस फॉर्म में एमिट और एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वो कब एमिट करेगा वो भी देख लेते हैं। व्हेन इट जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। मीन्स एक स्टेशनरी ऑर्बिट से जब वो दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पर जाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहा होगा, एनर्जी या तो एमिट कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इस एनर्जी को अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हो डेल्टा ई से,
डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मीन्स एनर्जी इन द फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द इनिशियल ऑर्बिट। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, और ये सेकंड शेल है आपके पास। और ये अगेन आपके पास थर्ड शेल आ जाएगी। तो उनके नंबर असाइन कर देते हैं, या KLMN आपको बोल सकते हो। अब देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसको सेकंड शेल में अगर जाना है, मीन्स हायर शेल में जाना, तो इस कंडीशन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्योंकि इन शेल्स के साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो इसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, या इलेक्ट्रॉन इजीली जब यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। देन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है थर्ड शेल में, और वो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर रहा होगा, एनर्जी एमिट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट। देन आते हैं हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पर। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो बात करता है वो बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है डिफरेंट सर्कुलर पाथ या डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो वो स्टेबल कैसे हैं। तो बोर ने इस स्टेबिलिटी को सिंपली ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन्स सेंटर से बाहर इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, ठीक है। तो सिंपली पोस्टुलेट में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा होगा, वो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस कर रहा होगा। तो सिंपली आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ attraction of nucleus is equals to centrifugal force, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पर, वो। तो इस तरीके से एटम जो है स्टेबल है। तो ये हो जाएगा फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देन आते हैं लास्ट पर। तो लास्ट जो पोस्टुलेट है वो हम देख लेते हैं। अब देखो, बोर ने ये तो बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट में, लेकिन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने ये बोला इलेक्ट्रॉन कैन revolve in those stationary orbit whose angular momentum, अब यहाँ पर एक टर्म हमारे पास आई है एंगुलर मोमेंटम, तो इसको भी समझेंगे। whose angular momentum is integral multiple of h/2π। मीन्स इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम आपको पता होगा, मोमेंटम को हम क्या बोल देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ये हो जाता है, ये हो जाएगा आपके पास मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब मीन्स m मास का कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा
तो उसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो क्या जाएगा, mv। क्लियर। अब अगर ये जो वेलोसिटी है या इसका जो मोमेंट है वो किसी एक्सिस के थ्रू हो, तो वहाँ पर हम उसको बोल रहे होंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे होंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो इस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास mv, और इसके जो रेडियस होगी जिस पर मूव कर रहा है वो, तो एंगुलर मोमेंटम सिंपली यहाँ से हो जाएगा हमारे पास mvr। तो हम इसको बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को mvr। मैं सिंपली बोल सकते हैं हम mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2π, और यहाँ पर n क्या हो जाएगा, इंटीजर। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, इंटीजर। कोई भी जो इंटीजर होगा वो, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है। सिंपली अब n की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ या मैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट देखता हूँ कि किस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, पॉसिबल वैल्यूज़ h/2π, 2h/2π, 3h/2π, ऐसे सो ऑन बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब इस एंगुलर मोमेंटम की फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी आ रही है तो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हो इट डजंट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसके बाद भी डिफरेंट एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुए, तो बोर के मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स थे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो यही आ रहा है, ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डीमेरिट और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो सबसे फर्स्ट या मेजर ड्रॉबैक जो आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि बोर ने ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात की। मीन्स ऐसे स्पीसीज या एटम बोल सकते हो, आयन बोल सकते हो आप, तो ऐसे स्पीसीज जहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बारे में उन्होंने सारे पॉस्टुलेट्स या अपने जो भी मॉडल प्रपोज किए वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में था। मीन्स अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्रेजेंट है या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी एटम में, तो वहाँ पर वो सारे पोस्टुलेट अप्लाई नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या सिंपली बोल सकते हो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, मीन्स जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है इसी पर ये अप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का सिंपल मतलब है जैसे हीलियम है, अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अगर इस दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो ये बन जाएगा हीलियम प्लस, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है लिथियम, तो लिथियम 2 प्लस, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है बेरिलियम 3 प्लस। तो ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो केवल इन्हीं पर बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है वो हम देख लेते हैं। देखो बोर ने इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो केवल एज ए पार्टिकल नेचर कंसिडर की, ठीक है, लेकिन जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसकी ड्यूल नेचर होती है। मीन्स वो इन द फॉर्म ऑफ वेव और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल दोनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट wave nature of particle, wave nature of
चार्ज पार्टिकल। मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेव नेचर भी होती है, उसके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ये एक्सप्लेन किया है डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली का अलग से इसमें पूरा कंसेप्ट आता है। तो ये हो जाएगा डी मेरिट। मीन्स बोर एटॉमिक मॉडल में जो डी मेरिट्स थे वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए। और भी डी मेरिट्स हैं लेकिन वो फिर हायर क्लासेस के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा बोर एटॉमिक मॉडल। देन इसके बाद अब देखो जितने भी एटॉमिक मॉडल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, सेकंड हमारे पास आ जाएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, एंड थर्ड वन जो भी हमने डिस्कस किया बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये हमारे पास तीनों एटॉमिक मॉडल हैं। इन एटॉमिक मॉडल के बेस पर हमको अब थोड़ा सा एटम की स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया। तो वो हम देखते हैं कि अब एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आइडिया आपको भी लगेगा एक पिक्चर की एटम में क्या क्या प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और वो किस तरीके से प्रेजेंट है। तो वो हम देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। मीन्स एटम की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसमें मेनली दो पार्ट प्रेजेंट है। दोनों पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसको अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियस। जो फर्स्ट पार्ट अपना आ रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियस क्या है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है और न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट एट सेंटर। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अब न्यूक्लियस अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितना भी प्रोटॉन क्या हो जाएगा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन चार्जलेस। तो अगर मैं देखूं कि न्यूक्लियस ओवरऑल कैसा होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियस ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियॉन्स। अब देखो इन दोनों के अलावा, इन दोनों पार्टिकल्स के अलावा एटम में जो थर्ड पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है वो अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। थर्ड पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास हमने कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। तो जो एंटायर मास होगा एटम का वो किसकी वजह से आ रहा होगा, न्यूक्लियस की वजह से। रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर मास ऑफ एटम। कोई भी एटम जो होगा उसका जो एंटायर मास होगा या उसका मास होगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसका न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हो जाएंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सिचुएटेड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, इसलिए फाइनली न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स। और जो न्यूक्लियस है वो एटम के एंटायर मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये अपने पास पॉइंट हो जाएंगे अबाउट फर्स्ट पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, या उसको न्यूक्लियस हम बोलें। अब देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रेडियस के बारे में। तो जो ऑर्डर है न्यूक्लियस की रेडियस का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो किस ऑर्डर में होगी, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इतना छोटा जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देन हम ऑर्डर देख लेते हैं डेंसिटी का, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो किस ऑर्डर की है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास ऑर्डर है 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर सीसी आप बोल सकते हैं। देखो रेडियस है इतनी छोटी और वहाँ पर जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, इतने से स्पेस। अब देखो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इस रेडियस को कंपेयर कर रहे हो, तो इस रेडियस को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे आपने इस रेडियस को कंसिडर कर लिया है, न्यूक्लियस को आपने कंसिडर कर लिया है, जो एक हमारे पास सिंपल बॉल होती है टेनिस बॉल, उससे कंपेयर कर रहे हो। तो अगर आप न्यूक्लियस को टेनिस बॉल के इक्वल मान रहे हो, तो जो एटम होगा वो लगभग 5 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ होगा। तो अगर आप न्यूक्लियस को एक टेनिस बॉल की तरह कंसिडर कर रहे हो, तो जो टोटल एटम होगा, एटम की जो रेडियस होगी लगभग 5 किलोमीटर की रेंज में आ रही है, तो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे, ये जस्ट एक कंपेरिजन है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट आ जाएगा न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन सेकेंड पार्ट अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस था, सेकेंड आ रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उसमें से 2 पार्टिकल न्यूक्लियस में आ गए, रिमेनिंग बचा 1, तो वो कहाँ पर आ जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। इन दिस पार्ट सिंपली आप बोल सकते हो, इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दे रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। ऑर्बिट को ही हमने क्या बोल दिया है, शेल्स, और उसी को हमने क्या बोल दिया है, एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट शेल्स। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल और डिफरेंट शेल में। और इस शेल को हमने क्या नेम असाइन कर दिए हैं, इनको हमने बोल दिया है K L M N और N सोन। और अगर आप नंबर असाइन करोगे तो 1 2 3 4 एंड सोन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है, देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम देखते हैं किस तरीके से हमारे पास होगा। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड एनर्जी लेवल और सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ एनर्जी लेवल और फोर्थ ऑर्बिट। अगर इसको आप नेम असाइन करते हो तो ये हो जाएगा आपका K शेल फर्स्ट वाली, ये हो जाएगी L शेल, ये हो जाएगी M शेल और ये हो जाएगी N शेल। नंबर अगर आपको असाइन करना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ शेल। और ये जो पार्ट है सेंटर में जो प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियस, या इसको हम क्या बोल रहे होंगे, न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट शेल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, शेल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये ऑर्बिट जो हैं या ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करना है तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम बोल देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। मीन्स किसी भी शेल में अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर्स। अब यहाँ पर n क्या है, n होगा नंबर ऑफ शेल, वेर n इज नंबर ऑफ शेल, मीन्स जिस शेल में आपसे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, व्हेन n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ दैट शेल, जिस शेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर सारे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो। कैसे, जैसे ये हो जाएगा आपके पास K L M और N शेल, ये हो जाएगा इसके N की वैल्यू, ठीक है, K के लिए N की वैल्यू 1, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं,
और वो हम किससे बता रहे हैं, 2n² फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक टेबल हम बस ड्रॉ कर रहे हैं ताकि कुछ आइडिया हमको लग जाए। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करने हैं तो यहाँ पर 2n², जैसे n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो सिंपली आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। या आप बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8। यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 18, और यहाँ पर आप n की वैल्यू 4 रखते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 32। मीन्स जो केस शेल है, जो फर्स्ट शेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। जो सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। थर्ड शेल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। और लास्ट फोर्थ शेल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 30। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल भी इंक्रीज होता जाएगा। अब ये जो शेल्स होती हैं, ये शेल्स फर्दर डिवाइडेड होती हैं सब शेल में, ठीक है। फर्दर इनका डिवाइडेशन है, या जो ऑर्बिट होगा वो फर्दर डिवाइड होगा किस में, सब शेल में। तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से डिवाइडेशन होगा। Each shell is further divided in सब शेल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट शेल की बात करते हैं, के शेल, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट शेल हैज़ वन सब सेल। मीन्स जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल प्रेजेंट है, और वो कौन सी है, एस। ऐसे ही एल शेल जो होगी उसको अपन बोल देंगे सेकंड शेल। सेकंड शेल हैज़ 2 सब शेल। सेकंड शेल में 2 सब शेल प्रेजेंट होंगी और वो अपने पास हैं एस। फर्स्ट हो जाएगा एस, सेकंड हो जाएगा पी। ऐसे ही एम शेल में हमारे पास 3 सब शेल प्रेजेंट होगी, और वो कौन कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड पी एंड थर्ड डी, ठीक है। एन की बात करेंगे तो एन शेल, और फोर्थ शेल हैज़ 4 सब शेल। मीन्स जो शेल का नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ सब शेल आपके पास प्रेजेंट होगा। जैसे ये के शेल है, इसका नंबर क्या है, 1, तो इसमें सब शेल कितनी है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस, पी, डी एंड एफ, ये हो जाएंगे सब शेल। अब जो सब शेल है ये फर्दर डिवाइडेड होती है ऑर्बिटल्स में। सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इन ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ऑर्बिटल को अगर सिंपली आपको डिफाइन करना है तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, 3D रीजन मीन्स 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो 3D रीजन है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। उस 3D रीजन को जो अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की सिंपल सी डेफिनेशन है 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको अपन बोल रहे हैं ऑर्बिटल। अब जो सबशेल होती है वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड होती है। तो अगर आपको किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है तो वो भी आप सिंपली फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल मीन्स, मान लो आपके जैसे आपके पास फर्स्ट शेल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो वो डिपेंड करता है n² पर। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n², ठीक है। जैसे k, l, m और n शेल आपके पास हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने हैं, तो वो आपके पास इजीली हो जाएगा।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको फाइंड करने हैं तो आपके पास सिंपली आप फाइंड कर सकते हो एन स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ पर शेल है, जैसे के शेल है तो के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा 1। एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा 4। एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 होती है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा 9। और एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4 होती है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा आपके पास 16। अब ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि किसी भी सबशेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो कैसे हमको फाइंड करना है, तो हम देख लेते हैं। जो एस सबशेल है, एस सबशेल जो होगी इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, ओनली 1 ऑर्बिटल, और वो कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही जो पी सबशेल है, इस पी सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 3p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जो डी सबशेल है, इस डी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे जो वो कितने हो जाएंगे, 5। और लास्ट एफ सबशेल है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबशेल में ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हो और शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सबशेल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एस, पी, डी और एफ सबशेल। अब बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये एस, पी, डी, एफ क्या है। तो ये जो एस, पी, डी, एफ हैं ये अलग अलग वर्ड से डिराइव हुए हैं। एस, पी, डी, एफ शार्प से लिया गया है, एस जो है शार्प से लिया गया है, पी प्रिंसिपल से लिया गया है, ये अलग अलग वर्ड से डिराइव किए हैं। डी डिफ्यूज से लिया गया है, डी जो है डिफ्यूज से लिया गया है, एंड एफ जो है फंडामेंटल से लिया गया है। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है उस लेटर के बेस पर इनको नाम असाइन किया गया। अब ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल क्या है, तो ये एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है, जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर या उसके टाइप के बेस पर ये डिराइव हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 पार्ट हमने देखे, न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियस, और सेकंड देखा हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो वो सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा अपन को आइडिया हो गया कि जो एटम होगा उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर था। तो आज का जो लेक्चर है बस वो यहीं पर एंड। नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में स्टडी कर रहे होंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं।